जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। साल 2009 में यूपीएससी के टॉपर रहे कश्मीर के आईएएस शाह फैसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आगे की हिकमत अमली बयान की। शाह फैसल ने कहा है कि उनका इस्तीफा कश्मीरी आवाम की हिमायत में एक एहतजाज है। फैसले में उन्होंने साफ तौर पर अपने कहा है कि उन्हें कश्मीर के मसाइल हल ना होने का बड़ा मलाल है। फैसल ने फिलहाल किसी भी सियासी पार्टी में शामिल न होने की अभी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो अभी आवाम के बीच जाएंगे और नौजवानों से बात करेंगे। शाह फैसल ने कहा कि कश्मीर को लेकर के सियासी अज़ाइम में कमी है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि इस मुद्दे को हल करने में भी किसी भी सियासी जमात ने, किसी भी हुकूमत ने कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो शाह फैसल जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब वो आवाम के बीच जाना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। सियासत में वो जाना चाहते हैं और उनका मानना है कि वो सियासत में रहकर लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। एक बात उन्होंने आज और बड़ी अहम कही। उनका कहना है कि वो इमरान खान और केजरीवाल से मुतासिर हैं, उनकी आइडियोलॉजी से, और जिस तरह से आवाम ने उन्हें सपोर्ट किया, जिस तरह की मूवमेंट्स उन लोगों ने चलाई और बहुत जल्दी उन्हें एक्सेप्ट किया गया, वो कुछ ऐसी ही जल्दबाजी चाहते हैं, कुछ ऐसी ही जल्दी अपने अवाम के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान है, यह भी देखने वाली बात होगी। कश्मीर के हालात को देखते हुए कश्मीरी नौजवानों को क्या उनकी कमजोर या दबती जो नस है उसको वो पकड़ पाएंगे, ये एक बहुत अहम बात है। दुखती नस को जिसको हम कह सकते हैं, दुखती नस को क्या शाह फैसल पकड़ पाएंगे कश्मीरी अवाम की, कश्मीरी नौजवानों की, यह भी देखने वाली बात होगी। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तानी अवाम आगे आए और कश्मीरियों की जो भावनाएं हैं, उनके जो जज्बात हैं, उनको समझे। अब वो इसके लिए क्या कहना चाहते थे, यह हम और बेहतर तरीके से अपने खास पैनल से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को भी जीने का हक है। स्पेशल आइडेंटिटी पर भी खासतौर से जो अटैक हो रहे हैं उसको लेकर के वो अफसरदा हैं। उनका कहना है कि ये इस्तीफा कश्मीरी अवाम की हिमायत में एहतजाज है। तो बहुत सारी सियासी बातें उन्होंने कही और कश्मीर की सियासत में एक बात और उन्होंने कही कि एक पूरे रीजन की उनको फिक्र है। उन्होंने लद्दाख का भी जिक्र किया, उन्होंने जम्मू का भी जिक्र किया, उन्होंने दूसरे खित्तों का भी जिक्र किया, उन्होंने ऑल कश्मीर का जिक्र किया। लेकिन उनका कहना था कि वो कश्मीर के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उनके बीच जाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या एक ऑफिसर के तौर पर वो ऐसा नहीं कर पाए, क्या आवाम से वो उस तरह से नहीं जुड़ पाए जो शायद बेहतर तरीके से जुड़ सकते थे। पावर भी था उनके पास में, एक ओहदा भी था और बड़ी बात है सीधे वो लोगों के लिए काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना है, उन्होंने सियासत का रास्ता चुना है। सियासत में जाएंगे लेकिन कौन सी पार्टी के जरिए सियासत करेंगे वो भी नहीं बता रहे हैं। अलायदगी पसंदों के हवाले से भी उन्होंने अपने आप को साफ कर दिया कि वो इस तरह की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जब वो कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हैं, वो कश्मीर का जिक्र करते हैं और कश्मीरी नौजवानों का जिक्र करते हैं, उसके बारे में उन्होंने अपनी बातें तफसील से रखी। लेकिन किसी सियासी पार्टी के बारे में भी उन्होंने कुछ निकाला। लेकिन ये जरूर कहा कि उमर अब्दुल्ला उनके हीरो हैं, उनका बड़ा सपोर्ट उनको मिलता रहा है और उमर अब्दुल्ला उनकी बातों को समझ पाते हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं और बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, बड़ा अच्छा पैनल जुड़ गया है। मैं आपका तारुफ उनसे करवाना चाहूंगा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ तनवीर जफर अली साहब हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। सर खैर मकदम है आपका। अनिल मिश्रा जी बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं, सीनियर सहाफी हैं, बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में अपनी बात रखते हैं, उनसे हम तफसील से जानेंगे। मनीष कुमार गुप्ता जी सियासी तजियाकार के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है और कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अंसारी साहब को भी हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। सर आपका खैर मकदम है, आपसे ही बहुत कुछ जानेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, मेरे साथ इस वक्त उज्जैन से जुड़ रहे हैं। सर आपका खैर मकदम है, संघ के विचारक भी माने जाते हैं और बहुत ही जारहाना अंदाज में अपनी बात रखते हैं, संघ का मौक़िफ़ भी रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक बार मैं सबसे पहले तनवीर जफर अली साहब के पास जाना चाहूंगा। सर कल मैं आपसे बात कर रहा था, एक आईएएस के तौर पर आपने बहुत लंबी सर्विस की है और आप जानते हैं कि काम करने के दौरान क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अगर शाह फैसल की बात करें तो बड़ा छोटा करियर रहा उनका और आप भी कह रहे थे कि शायद ये जल्दबाजी है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप उनके इस फैसले को कैसे देखेंगे? नहीं देखिए, फैसला तो उन्होंने किया है, उन्हीं को उसका फैसला करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। हमने तो सिर्फ ये कहा था अपने एक्सपीरियंस से सर्विसेज के कि अगर आवाम के लिए, पब्लिक के लिए अगर काम करना है, एक जरूरतमंद के
एक गरीब के आंसू अगर पोंछने हैं, डेवलपमेंट गाँव में कराना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर में हो, इन सब में मदद करनी है, तो उसके लिए इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता जो आईएएस का है। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स तो आप जानते हैं एक बहुत बड़ा दलदल है, एक बहुत ही जो कहना चाहिए बहुत ही इतना वेग आजकल एक पॉलिटिकल पार्टीज का सेटअप हो गया है, बहुत ही अनसर्टेनिटीज है। नहीं, लेकिन जब उनको आग से खेलने का शौक है और वो कुछ नया करना चाहते हैं तो क्या एतराज है? नहीं, आग से जरूर वो खेले, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने ये कल भी कहा था कि अगर ये कम से कम 20-25 साल अपना नौकरी में पब्लिक के काम करते, पब्लिक के नफ्स को और समझते तो और बेहतर होता। मैं नहीं समझता कि अब इस्तीफे के बाद उनका घर कैसे चलेगा, तनख्वाह कहां से मिलेगी उन्हें। बेसिक बात तो ये भी है, या तो कोई इतने बड़े का घर, नहीं तो उनके आइडियल फिर देखिए ना उनके सामने कौन है कि अरविंद केजरीवाल है जो आज दिल्ली के सीएम है, इमरान खान साहब हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने भी एक वेव चलाई, नौजवान इनसे मुतासिर है, ये भी बड़े ओहदों पर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो खुद भी सिविल सर्विसेज में रहे और उन्होंने जिस तरह से आवाम के बीच जाकर अपनी बात रखी, आवाम ने हाथों हाथ उनको लिया। तो ये कुछ मिसाल हैं जिससे कि मुतासिर हुआ जा सकता है। नहीं, क्यों नहीं, देखिए कोशिश करना है इंसान, बड़े सपने देखना कोई बुराई नहीं है। अब मकसद यही है कि आपको वो पर्सपेक्टिव आपका क्या है, जिंदगी की नजरिया क्या है। सबसे पहले तो आपका नजरिया था सिविल सर्विसेज, आप उसमें पहले था डॉक्टर हो गए, डॉक्टर के बाद सिविल सर्विसेज में आप सेलेक्ट हो गए और माशाल्लाह टॉप किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एकेडमिक रुझान हुआ तो आप हार्वर्ड चले गए एक कोर्स करने। उसके बाद सडनली आपका नजरिया पॉलिटिकल हो गया, सियासी हो गया, अब आप सियासत में आना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के आए होंगे। हमारी तो उनके साथ नेक ख्वाहिशात ये रहेंगी कि भाई जैसा भी करें ठीक करें, लेकिन आम पब्लिक के लिए मैं भी सोचता हूं कि आईएएस में रह के आप जितना कर सकते थे वो एज नेता तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई पार्टी परमानेंट नहीं होती, कोई सरकार परमानेंट नहीं होती। अफसर को तो 60 साल तक नौकरी करनी। ठीक है, मैं सर जी आपके पास आता हूं। शकील अंसारी साहब, जैसा कि शाह फैसल साहब बताने की कोशिश कर रहे थे, एक खला है कश्मीर के अंदर में, सियासी मूवमेंट में आ गया है, उनको ऐसा महसूस हुआ। उसमें आपकी जमात भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, पीडीपी भी है। वो इंस्पिरेशन जो कश्मीरी आवाम के हैं या वहां के नौजवानों के हैं उन पे खरे नहीं उतर पा रही हैं, तो इनको लगता है, ये समझ पा रहे हैं 7-8 साल लोगों के बीच रहने के दौरान कि उसे, उस खला को, उस खालिस्तान को, उस जगह को ये पूरा कर सकते हैं, लगता है। और हो सकता है कि एकदम जो है सलाब ला दे, क्योंकि आप लोगों ने एक दौर में अरविंद केजरीवाल साहब को भी कम आंका था, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने भी इमरान खान को कम आंका था, लेकिन आप देखते हैं अवाम कैसे एक्सेप्ट करती है इस तरह के लोगों को भी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक डिबेट का मौजू नहीं था, लेकिन क्यों बना मौजू डिबेट का? आपके टीवी चैनल्स के डिबेट का मौजू इसलिए बना कि कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट वक्तन फवक्तन किसी भी मुख्तलिफ पार्टियों में, कांग्रेस में, बीजेपी में, लेफ्ट में और नई पार्टियां भी बना के पॉलिटिक्स में आते रहे हैं और वो कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है जो बता सकते हैं। जब नेहरू जी के पीरियड में भी आए थे, इंदिरा जी के पीरियड में धर साहब और दूसरे लोग ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आए थे। उसके बाद भी अभी आप देखिए अरविंद केजरीवाल का नाम बोल रहे हैं, यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेट थे, वो छोड़ के आए पॉलिटिक्स में। तो बहुत सारे लोग हैं, एक लंबी गिनती है। उसी तरह एक शाह फैसल भी हैं जो आ गए हैं। नहीं, इसमें वो दो लोग एक वेव भी लाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ये उस तरफ ज्यादा उससे इंस्पायर लग रहा है। बात को पूरी हो जाने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, इसलिए आप डिबेट करना है, वरना कोई एक ब्यूरोक्रेट का रिजाइन करके पॉलिटिक्स में आ जाना एक आम बात है। अभी ये पार्लियामेंट के चुनाव में देखिएगा 2-4-5 टिकटें इस पार्टी और 2-4 उस पार्टी के टिकट लेके आएंगे, लेकिन कश्मीर की वजह से एक अहमियत है। हम समझते हैं कि हम अभी जो भाई हमारे कह रहे थे उनकी बात से हम मुत्तफिक नहीं है कि एक अगर किसी का विजन बहुत ज्यादा है तो एक सिंगल ब्यूरोक्रेट कोई बहुत ज्यादा खिदमत नहीं कर सकता है। और अगर पॉलिटिकल, चूंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी में अगर वो अपना मुकाम हासिल कर लें
अवाम की अगर सपोर्ट हासिल करें तो हो सकता है कि जो उनका मिशन हो उस मिशन में वो ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम वेलकम करते हैं कि अगर इस तरह की सोच में पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में, आमतौर पे कह देते हैं कि सर बेकार लोग हैं पॉलिटिक्स में, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे नहीं होते, तो अच्छा है अच्छे लोग आए, हर दुनिया इंडिया के हर कोने कोने से अच्छे लोग राजनीति में आए, जाके राजनीति के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन मार्क हटे। नहीं, उन्होंने ये बात भी तो कही ना सर कि कश्मीर की मौजूदा राजनीति फेल है, एक तरह से वो वहां के लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है या इसीलिए मैं चाहता हूं आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है ना, वो दूसरे को फेल नहीं कहेगा तो उसकी रेलिवेंसी नहीं होगी। तो ये एक रूटीन बात है, मैं उसमें कोई बहुत ज्यादा उसकी अहमियत दिल्ली डॉक्टर गुलरेश, ठीक है सर, अरविंद केजरीवाल में। डॉक्टर गुलरेश शेख साहब, कश्मीरी अवाम और वहां के जो सियासी हालात हैं उसको लेकर कोई भी हुकूमत जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो सियासी अज़ाइम है वो नहीं दिखा पाई। इशारा इस वक्त की मरकजी हुकूमत पर भी है और पुरानी हुकूमत पर भी है। साथ में आपके मतलब की भी एक बात उन्होंने कर दी कि कश्मीरी नौजवानों के साथ साथ कश्मीरी पंडितों के लिए भी किसी हुकूमत ने बहुत ज्यादा सीरियसली चीजों को नहीं लिया, इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें कि वहां के हालात, तो वो हर नस को पकड़ने की वहां की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके आज के बयानों को और अब उनके सियासत में आने को? आपकी आवाज सर आ नहीं रही है, हम दोबारा आपसे, अच्छा आने लगी, बोलिए सर। इमरान जी, मैं सबसे पहले तो एक बात पर आपत्ति लूंगा कि आपने कहा कोई भी सियासी जमात अभी तक कश्मीर के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाई। उनका कहना है ये तो। नहीं, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, लेकिन अपवाद है भारतीय जनता पार्टी का। जब हमको लगा कि कश्मीर की बेनिफिट के लिए पीडीपी के साथ भी अपने दिल पर पत्थर रखकर हमको गठबंधन करना पड़ा तो हमने किया। जब लगा कि गवर्नर रूल उपयुक्त है वहां पर तो वो भी इंस्टॉल किया, चाहे कुछ भी मीडिया में कुछ भी बातें होती रहे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू मिस्टर फैजल, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है और हमारी आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। हमारे से उनके मत भिन्न हो सकते हैं, जो कि है भी सही, क्योंकि कुछ दिन पहले जो उन्होंने बीबीसी का इंटरव्यू दिया था वो भी मैंने सुना था, तो उनके मत जो है हमसे भिन्न है। परंतु चूंकि वे एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे अपेक्षा थी कि ये व्यक्ति आएंगे तो कुछ देश को लाभ होगा, प्रांत को लाभ होगा। परंतु आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे कुछ हद तक संशय है। और संशय होने के कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने 2-3 बातें जो की इसमें, एक तो उन्होंने केजरीवाल जी की बात करी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इमरान खान को भी अपना आइडियल बनाया। ये वही इमरान खान है जो घाटी के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं। तो एक ये इनडायरेक्ट मैसेज देना है, उनकी राजनीतिक मूवमेंट से वो इंस्पायर है, आप समझिए। वो आप मैं समझ रहा हूं। देखिए क्या होता है राजनीति में, जो बोला जाता है और जो दिखता है वो होता नहीं है। मैसेज बोला कुछ जाता है, मैसेज किसी और को दिया जाता है। तो जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स घाटी में बैठे हैं उनको भी उन्होंने मैसेज दिया, और ये वही नहीं रुकता है। ये उन्होंने ये भी किया साथ में, जो जिहाद की बात करते हैं, आजादी की जो बात करते हैं और हुर्रियत के ऊपर भी कहीं ना कहीं उन्होंने सॉफ्ट लाइन ली। दूसरा उन्होंने जो किया, अगर वो कह देते कि वो मोदी जी से भी प्रभावित हैं तो आप फिर कसीदे पढ़ रहे होते उनके नाम के अभी इस वक्त। देखिए विश्लेषण जो होता है, जो कहा उसी पर किया जाएगा ना। अभी जो आपने हाइपोथेटिकल बात क्यों कर रहे हैं इसमें? उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की उन्होंने तारीफ करी, तो एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बात करूं मैं, तो मुझे लगता है कि ही इज प्लेइंग एज अ बी टीम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। और मुझसे पहले जो ब्यूरोक्रेट ने कहा, एक्स ब्यूरोक्रेट साहब ने, कि घर कैसे चलाएंगे, फंडिंग कहां से लाएंगे, वो कोई भी पॉलिटिकल आपको चुनाव लड़ना है तो फंडिंग लगती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इनको यूज कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एलिमेंट्स को साधने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं और आप इस बारे में बात करता हूं। यही बातें अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी जब नहीं भी खड़ी हुई थी, जब उनकी तंजीम थी, तब भी सियासी जमातें कांग्रेस और बीजेपी तो हल्के में लेती थी, मजाक उड़ाया करती थी। और आज देखिए किस तरह के हालात बने, दुनिया देखती है। तो अब कुछ भी हो सकता है सियासत में। आवाम का आप इस तरह से भरोसा अब वो नहीं रहा, किसी भी तरफ जा सकती, क्या उसे पसंद आ जाए, कौन सी ज्यादा पसंद आ जाए, कह नहीं सकते। अनिल मिश्रा जी कैसे देखेंगे गुलरेश शेख साहब की बातों को भी और शाह फैसल साहब की बातों को भी? नहीं, देखिए गुलरेश साहब तो
फिर भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और उनकी भी बाध्यता है कहीं न कहीं वो किसी चीज की उतना ही प्रशंसा कर सकते हैं जितना उनकी जहां से उनकी पार्टी का हित न हो, और एक सामान्य वर्ग में जितनी वो बातें कर सकते थे कहा। लेकिन इसको थोड़ा हट के देखना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग फैसल शाह के बारे में ही बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा उनके बारे में अगर आप देखें कि एक इतना टैलेंटेड बंदा, कश्मीर का हमें गर्व है कि कश्मीर का कोई बंदा आईएएस टॉप करता है, जहां कश्मीर में एजुकेशन को लेकर हमेशा बातें होती, पिछड़ा हुआ है, तो उन्होंने एक प्रूव किया कि नहीं, कश्मीरी अवाम में भी वो टैलेंट है और करके दिखाया। 2009 में टॉप करते हैं और आज तक वो जॉब में रहे। एक तो उनके साथ जो जुड़ी घटना है, शायद सभी लोगों को मालूम हो कि उनके फादर की 2002 में आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई थी, और हत्या इसलिए की गई थी कि उन्होंने अपने घर में आतंकवादियों को पनाह देने से मना किया था, इसलिए हत्या कर दी गई। तो एक तो ये बात बहुत प्रूफ है, कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों के समर्थन में जाने से, मैं जहां तक समझता हूं जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो, तो जो वहां एक आतंकवादी ग्रुप है या एक सोच है, शायद उससे ये विरोधी रहेंगे। एक तो पहला ये क्लियर, ये तो इन्होंने साबित भी किया, बुरहान वानी के साथ किसी तस्वीर वगैरह सोशल मीडिया पर डाल दी थी, तो इन्होंने बहुत उस पर एहतजाज। वही मेरा कहना है, जैसा भी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से आज भी कहेंगी, आगे भी कहेंगी, तो एक तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं से क्लियर दिखता है। दूसरा उससे बड़ी चीज कि अगर कोई आईएएस, देखिए हमारे यहाँ आईएएस, आईआईटी, 2-4 ऐसे एग्जाम है, आईआईएम, कि अगर इनमें कोई बंदा सिलेक्ट होता है तो माना जाता है कि उसमें एक विलक्षण प्रतिभा है, जिसको कहते हैं ना स्पेशल टैलेंट, वो आम वर्ग में नहीं देखने को मिलता। तो एक तो वो व्यक्ति टैलेंटेड है, दूसरा अगर 9 से अभी तक उसने जॉब किया, और अभी जैसा हम लोग को जानकारी है कि हार्वर्ड कैनेडिस में वो स्टडी सेंटर में गए हुए थे कोई एक विशेष कोर्स करने, और वहां से अभी हाल में लौटे ही हैं, बल्कि वो अपनी पोस्टिंग का इंतजार ही कर रहे थे, किन्हीं कारणवश, जो भी कारण रहा, उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने अचानक ये डिसीजन लिया है। तो उनकी बातें जैसा मैंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, तो एक तो पॉजिटिविटी बहुत अच्छी झलकती है, दूसरा कहीं संकीर्णता, जिसको कहते हैं नैरो माइंडेड, मुझे तो नहीं दिखा। अगर उन्होंने 90% से ज्यादा प्लस बातें एक कंट्री हित में और एक सोसाइटी हित में, ठीक है, कश्मीरी अवाम का नाम उन्होंने लिया, लेकिन कथित कश्मीरी समस्या, मुबैना कश्मीरी प्रॉब्लम को भी तो उठाना नहीं भूले। बिल्कुल, इसीलिए तो उसमें मैं आपको जोड़ूं ना, उसका कारण है कि आप ध्यान दें, जो जिसका कारण अभी आपने भी चर्चा की और भी देखिए कि 2 नाम आए, जिसमें प्रमुख आया है अरविंद केजरीवाल जी का। तो अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह आईएएस थे और उसके बाद एलाइड में ही थे, लेकिन थे, उनको भी एक सिविल सर्विसेज का अच्छा अनुभव था। और देखिए यहां समझने वाली क्या बात है, शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल उनके एक आइडियल बनेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली राजनीतियों का गढ़ है, लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल ने उस राजनीतिक गढ़ों में बड़ी से बड़ी पार्टियों किस कदर पटकनी दी। उसका कारण समझिए कि जो ये पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पिछले 60-70 सालों से राजनीति करती चली आ रही, एक दूसरे का विरोध करती हैं, आइडियल बातें करती हैं, लेकिन जब जब इन लोगों को मौका मिला तो जो रिजल्ट सामने आया सबका सेम दिखा, जिससे जनता एक तरस थी, जिसको कहते हैं आदमी ऊब जाना। तो अरविंद केजरीवाल ने उसी का फायदा हुआ, विकल्प ढूंढा था, एक नई तरह की बातें कि लाल बत्ती हटा दूंगा, वीआईपी कल्चर खत्म, वो किया कि नहीं किया अलग बात है, लेकिन मन में एक उमंग, एक नई आशा जगाई। प्लस हम इस वक्त भारत में युवा बहुत ज्यादा है, ठीक वही स्थिति कश्मीर में, तो युवाओं के मन में एक आशावादी आप विचार भरें, उनको एक अच्छा ख्वाब दिखाएं, अगर वो आप दिखाएं तो निश्चित है वो आवाम आपके साथ जुड़ेगी। अरविंद केजरीवाल के साथ आप देखें क्या रहा, अन्ना हजारे का आंदोलन, लेकिन जो ऐतराज गुलरेज शेख साहब को है उसको लेकर क्या कहेंगे कि इमरान खान का नाम ले लिया तो वो कहां जोड़ रहे हैं? अब वो देखिए, वो तो मैंने कहा ना कि वो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मुंह से कुछ निकलेगा, राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ कहेंगी, लेकिन यहां समझने वाली ये बात है, नाम तो उन्होंने हुर्रियत का भी ले लिया, हुर्रियत जो इस हमारी आज की मौजूदा सरकार है वो हुर्रियत से बात करने को नहीं तैयार है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम हुर्रियत को लेकर ही चलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कहीं एक लाइन कह दी कि हम हुर्रियत को भी सोचेंगे, हुर्रियत का भी उन्होंने कहीं से एक संकेत दिया कि अगर उनसे बात करने में कोई बात आती है तो कोई गुरेज नहीं, तो ये जो एक पॉजिटिविटी है अभी, और जैसा अभी हमारे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी साहब है, बहुत अनुभव है इनको, मैं शायद उतना न बोल पाऊं, लेकिन सर थोड़ा सा भिन्नता है आपकी बातों से कि जो एक अधिकारी होता है आईएएस खासकर, उसके जो एक सीमित दायरे में काम करता है, अगर किसी विभाग में तो विभाग तक सीमित है, तो वो मतलब चारों तरफ काम नहीं कर सकता। दूसरा उसके ऊपर भी एक नियंत्रण, कितनी भी अच्छी सोच, जैसा हम लोग का प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि कितनी अच्छी सोच, कितना भी अच्छा प्लान अगर वो अपने डिपार्टमेंट में ले आता है, अगर ऊपर का मंत्री नेता या वो सरकार न चाहे तो फॉलो नहीं कराया जा सकता। नेता या राजनीति में ये डिफरेंस है। अगर आपकी सरकार बन जाती है, जिसका उदाहरण है अरविंद केजरीवाल, वो सही कर रहे हैं या गलत अलग बात है, लेकिन वो सेंट्रल की गवर्नमेंट से भी देखिए वो ज्यादा ताकतवर बना अपने लेकिन मैं उनको मौका कहीं ऐसा दिख रहा है। मनीष कुमार जी, यहाँ ये भी तो देखना होगा, ये कल सवाल मेरे जहन में कल भी आया था, कल भी हमने इस पर बात की थी, मैं आपसे भी आज जानना चाहूंगा, आप कल नहीं थे हमारे साथ, आज हैं इसलिए, कि खास तौर से
शाह फैसल या जो कश्मीरी नौजवान इनके बाद बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के, मुतासिर होकर के सिविल सर्विसेज में आने लगे। 2010 के बाद हमने देखा कि इसमें बहुत फर्क आया और अतहर वगैरह भी आए, उन्होंने भी कहा कि मेरे हीरो जो हैं शाह फैसल हैं। या हिंदुस्तान में भी ये बातें होती रही कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित करना नौजवानों को बहुत अच्छा लगता है, रोल मॉडल आपको बनाते हैं। वो सिलसिला कहीं ना कहीं रुकेगा कहीं ना कहीं इनकी बातों से या इनके इस फैसले से, आपको ऐसा लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुकेगा ऐसा नहीं है, ये सिलसिला और बढ़ेगा। देखिए, ये तो तय है कि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं तो कुछ बदलाव जरूर लाते हैं। तो इस हिसाब से तो मेरी तरफ से उनका स्वागत है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। लेकिन उन्होंने दरअसल देखा क्या राजनीति में आने के लिए? उन्होंने देखा जब पिछले कई सालों में जब वो स्टडी करते रहे या जॉब में रहे, उनका लगातार युवाओं से मिलना रहा और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि इस समय कश्मीर का युवा पूरी तरह दिशाहीन है। उसे ये नहीं पता कि वो किधर जाए, राइट में जाए, लेफ्ट में जाए, आतंकवाद की तरफ जाए या व्यापार की तरफ बढ़े, या कोई भी झगड़ा होता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है तो व्यापार ठप हो जाता है या नौकरी पे काम आगे नहीं बढ़ता। तो उसने ये समझ लिया कि मुझे इन युवाओं को रास्ता दिखाना है। उसने एक तरफ ये भी देखा कि इस समय राजनीति में कौन कौन है। उमर अब्दुल्ला है जो कि एक नेता के पुत्र हैं, ऐसे ही महबूबा मुफ्ती हैं, वो भी एक नेता की पुत्री हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक मौका ये पाते हैं कि इन वंशवाद के सामने मैं खुला योग्य उम्मीदवार दिखाई दूंगा जिसका फायदा मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह ले सकता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन की उपज है। जॉब छोड़ने से पहले उन्होंने कई साल साइलेंटली काम किया, लगातार वो जनसेवा में लगे रहे। उसके बाद वो राजनीति में उतरे और राजनीति में उतर के भी उन्होंने यही चीज इमरान खान ने भी की। इमरान खान भी बिल्कुल इसी तरह चले। हम उसको क्षेत्र से मान के ना देखें तो उन्होंने भी प्रयास किया। पिछले इलेक्शन में 7 जगह से लड़े थे, 7 जगह से हार गए थे। तो इनका क्या होगा ये जाने। लेकिन ये बहुत परफेक्ट गेम प्लान के साथ आए हैं, पूरी ट्रेनिंग लेके आए हैं। अब उनका ट्रेनर उमर अब्दुल्ला है या कोई और है ये तो अभी समय आने पे पता लगेगा। लेकिन देखिए, इन्होंने बड़ी सीधी सीधी बात कही कि मैं 20 करोड़ मुसलमानों को 2ym दर्जे का बना दिया है, इसलिए उनके ट्वीट थे जी। देखिए, बताइए क्या बात है ये आपको। हालांकि आज उन्होंने ये बड़ी बातें नहीं रखी, लेकिन उनके ट्वीट थे ये पिछले जी। हाँ, देखिए उन्होंने बात रखी ना ये, यानी वो क्या कहना चाहते हैं, यानी जिस देश में आप सबसे बड़ी जो जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, उसमें आप टॉप करते हैं, आप मुसलमान होने के बावजूद टॉप करते हैं, आपको अभी तक किसी ने कोई रोका नहीं, कहीं पे आपके काम में रोक नहीं लगी, फिर आपको एकदम से आज कैसे लग गया कि देश का 20 करोड़ मुसलमान, ये नहीं सिर्फ कश्मीर की उन्होंने बात की, 20 करोड़ मुसलमान 2ym दर्जे का हो चुका है। अब इससे आप समझ सकते हैं। दूसरी बात वो कर रहे हैं हुर्रियत का भी, हम ये समझ लें कि हुर्रियत भी वो कहते हैं उनकी भी उपयोगिता देखी जा सकती है। यानी उन्होंने ये बता दिया कि हम पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन हमारा एजेंडा नहीं। तो इसको वैसे भी तो देखें सर कि सबको साथ लेकर भी चलूंगा। देखिए, वहां पर जो धड़े हैं उनमें भी कहीं ना कहीं अविश्वास है, मौजूदा सियासी जो मॉडल है सिस्टम उसके खिलाफ, तो उसको भी वो कहीं ना कहीं इशारे दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। अब सियासत करने उतरे हैं तो लेकर वो देने की तो कोशिश करेंगे ना। वहां की ट्रेनिंग तो देखिए एक जगह से तय हो गई, ट्रेनिंग एक जगह से तय हो गई, लेकिन उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक पार्टी का नाम न लेके अपने पत्ते खोले, बाद में खोलूंगा ये कह के छोड़ दिया, या और सीधे सीधे उन्होंने हुर्रियत को भी ओपन कर दिया। मतलब आपका कहना यह है कि ये प्री प्लान एक्शन हो रहा है, ये बहुत जल्दबाजी का कदम नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसको मैं और आपसे समझूंगा, आप तमाम लोगों से इसको और समझूंगा। तो IAS ऑफिसर रहे शाह फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज हम बात करें जो थोड़ी देर पहले हुई है, और इसको लेकर के हम इस टटोलने की कोशिश करें। हालांकि उन्होंने ये नहीं साफ किया है कि वो किस सियासी जमात में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी सियासी बातें की हैं। उससे पहले उनके कुछ सियासी ट्वीट्स भी आए थे जिसको लेकर के यहाँ मौजूद पैनल से हम चर्चा कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा कि वो एक जो खाली स्थान बना हुआ है, जो खला है कश्मीर में सियासी, उसको पूरा करना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब से, अरविंद केजरीवाल साहब से मुतासिर है, तो उस तरह की सियासत करना चाहते हैं। ये
बहुत सारी बातें उन्होंने कही। ये भी एक सवाल है कि जो बात रविशंकर प्रसाद ने अभी पार्लियामेंट में पिछले दिनों कही थी कि जो लास्ट ओवर पर छक्के लग रहे हैं वो आप देखेंगे कि और लगने वाले हैं मोदी हुकूमत में, तो क्या दफा 370 को लेकर भी मोदी हुकूमत कुछ करना चाहती है और उससे पहले ही शाह फैसल ने ये इस तरह की सियासी गोटी फेंक दी है? ये भी इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि कल उनके जो ट्वीट्स थे, उससे पहले भी उनके ट्वीट्स रहे हैं, उसमें यह रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है, 20 करोड़ मुसलमानों को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें भी वो कर रहे थे। तो हम सब समझ सकते हैं कुछ सियासी बातें हैं। मैं गुलरेज शेख साहब की तरफ जाना चाहूंगा। गुलरेज साहब, आप जो इमरान खान से जोड़ने को लेकर एतराज कर रहे थे, आपके लिए एक और एक बात उनकी मैं बता दूं कि वो आपने खुद उनके ट्वीट्स पढ़े होंगे और चिदंबरम साहब ने तो उसे लपक भी लिया था। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत पर यह सीधा निशाना है, ऐसी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि आपके अफसर और आपके शहरी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कि ये दिस पर्सन माइट बी वर्किंग एज अ पपेट, इनका उपयोग हो रहा होगा और उपयोग करने में जो सर्वोपरि रहेगा वो उमर अब्दुल्ला साहब रहेंगे। क्योंकि देखिए पॉलिटिकली अगर आप बात करें तो इससे उमर अब्दुल्ला साहब के, जो कि कांग्रेस के भी अलाई हैं, उनके 3-4 मकसद एक साथ हल होते हैं। सबसे पहले तो ये मुसलमानों में विशेषकर मैं बोल रहा हूँ कश्मीर के मुसलमानों में एक दोयम दर्जे के आप हो गए हैं, इस भाव को, इस गलत भाव को पनपाएंगे जिससे इनको पॉलिटिकल लाभ होगा। दूसरा, चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब के साथ जो हार्डकोर कश्मीरी प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनका समर्थन नहीं करते हैं, तो इमरान खान को अपना रोल मॉडल और आइडियल बताना, वो इमरान खान जिसका नारा था कि बल्ला घुमाओ भारत भगाओ, उसको अपना रोल मॉडल और आइडियल बताने से ये उसको भी अट्रैक्ट करते हैं अपने पावरफुल, अपने पॉलिटिकल वोटर की तरह। तीसरा जो है, हुर्रियत की तरफ भी इन्होंने, हुर्रियत और आजादी मांगने वालों की तरफ भी एक प्रकार का सॉफ्ट स्टैंड दिखाया है। उससे भी इनको, या ये जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब को समर्थन करेंगे, चाहे वो डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। परंतु एक बात का मुझे भय है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनके कारण जो भारत के और दिल्ली के विशेष भय है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनके कारण जो भारत के और दिल्ली के विशेष का जो युवा थे, उनकी जो पॉलिटिक्स में जो एक चेतना जागृत हुई थी, उसका कुठाराघात हुआ। लेकिन यदि इस व्यक्ति के कारण कश्मीरी युवाओं की पॉलिटिकल चेतना को कुछ हानि पहुंचती है, कुठाराघात होता है, तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि कश्मीर जो है बड़ा सेंसिटिव प्रांत है और बॉर्डर स्टेट है, तो ये बहुत ही विध्वंसक और खतरनाक हो सकता है। मुझके मेरे पहले के जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि इनके पिताजी की जो हत्या हुई थी वो आतंकवादियों की गोली से हुई थी। ये बात मुझे भी पता है, बात सच भी है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि इसी कारणवश ये आतंकवादियों से नफरत करेंगे। परंतु नहीं, तो वो तो कह रहे हैं ना, उसको लेकर के तो उनका मौकिफ साफ है सर, उसका मौकिफ साफ है। आप लोगों को तो ये चिंता भी अब सताने लगी। मैं शकील साहब से भी जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो हश्र किया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कहीं आप लोगों को खौफजदा करता होगा। और शकील साहब, आपकी तरफ भी वही सवाल, जो इनके पुराने ट्वीट्स हैं शाह फैसल के, पुराने मतलब 2-3 दिन पहले, जहां जिसमें चिदंबरम साहब ने बाद में उसको लेकर के मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाया, उन ट्वीट्स को भी आप कैसे देखेंगे? फिर देखिए, अभी बहुत गंभीरता पूर्वक इन सारी बातों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अभी राजनीति करने के लिए सामने आया है, उसके सामने बहुत सारे, कश्मीर अपने आप में जिस तरह के वहाँ के युवकों का आंदोलन है, वहाँ के युवकों, वहाँ टेररिस्ट मूवमेंट है, वहाँ से एक गरीब परिवार का एक लड़का निकल के आता है जो एजुकेशन का मॉडल बनता है। अब वो मॉडल बनने के बाद आप इसको सारे निगेटिव एस्पेक्ट, हो सकता है कि कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा, यही छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलता, लेकिन आप सारे निगेटिव एस्पेक्ट की बात मत कीजिए। आज देश को ऐसे ऐसे नौजवानों की जो पढ़े लिखे हैं और देश की संविधान पर कसम खा के देश के संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े थे, उन नौजवानों को, उन बिखरे हुए नौजवानों को जोड़ कर देश के हित में कार्य करने की भी एक कोशिश हो सकती है ये। और इस कोशिश के लिए जाहिर है कि अभी से आप बड़े बड़े बात बोल दीजिए
कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, आप बोल दीजिए बहुत अच्छा पसंद आएगा आरएसएस के हमारे विचारक जिनको आप कह रहे थे, वो भूल जाते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाया था जो चुनाव में सीधे अलगाववादी लोगों के साथ अलायंस में थी, और उसको आप भूल जाते हैं। और आप एक सवाल उन्होंने कोई इमरान खान का बोल दिया और हुर्रियत का बोल दिया, तो आप अरे भाई अभी परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आप ऐसे लोगों को इनकरेज कीजिए जो कम से कम राष्ट्रवादी तो निश्चित हैं, जिनके सीने में, इनके बाप के सीने में टेररिस्ट की गोलियां गई है, इससे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, ये बात समझिए। बाकी ये नारेबाजी करते हैं लोग खाली, और हमेशा इस तरह की राजनीति। अगर इनके पक्ष में अगर बोल देते तो आज इनको दूसरी बात समझ में आता है, वो सर्टिफिकेट जारी कर देते। अगर कह देते कि मोदी जी से बहुत अट्रैक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये राष्ट्रवादी होने का। तो ये तो देश में एक गलत तरह की परंपरा बना रही है जो पार्टी और जो लोग, वो लोग इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम इस पक्ष में कतई नहीं है कि वो व्यक्ति कहां जाएगा, कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, बीजेपी के खिलाफ जाएगा, किसी के पक्ष में जाएगा, ठीक है, जाने दीजिए, कहीं भी जाएगा, एक रोड मैप बनाएगा, ये नौजवानों को सही दिशा दिखाएगा, और वो सही दिशा जरूर वही होगी जो हिंदुस्तान के संविधान के प्रति वफादारी है। गुलेर साहब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो शकील साहब को मैं ये कहूंगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका अभिनंदन किया कि आप राजनीति में आ रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का सोच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप ये मानते हैं कि उमर अब्दुल्लाह को कोई आदमी पसंद करता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है तो वो देशद्रोही है? हमने तो ये बात नहीं कही, लेकिन शकील साहब माफ करना, आपके मानस में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं कहती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है देश की जनता को मालूम है। आप अच्छे, आप अपनी वफा, आप उनकी बातों को रखिए, अच्छी तरह से रखिए, लेकिन मेरी मानसिकता और देश की मानसिकता को चैलेंज मत कीजिए। 282 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर दिल्ली पहुंचाया। आप यदि उसके ऊपर इस प्रकार की बात करते हैं तो आप अपमान कर रहे हैं देश की। देश में क्या हो रहा है ये भी देखिए, आंख खोल के देखिए, चश्मे लगा के देखिए। ठीक है, चश्मा आपने लगा रखा है, हमने तो लगा लिया है, इसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है। आपने चश्मा लगा रखा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है ना, आप भी चश्मे लगा लीजिए, दिखाई भी निकलते हैं, मुतबादिल भी निकलते हैं। मैं एक बार फिर तनवीर जफर अली साहब के पास जाना चाहूंगा। तनवीर जफर साहब, जो बातें वो कह रहे थे उस पर आपने रोशनी डाली, और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो अपने अपने तरह से अपने सियासत के तौर पर उसको देख रही होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें कश्मीर रीजन के बारे में भी कही, नौजवानों को लेकर भी कही। अगर वो अभी अगर सियासत सीधे तौर पर नहीं करते हैं तो अगर नौजवानों को जोड़ने का ही काम कर गए तो कश्मीर में अमन के लिए जो मिलिटेंसी इस वक्त वहां पर है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनसे निपटने में लगातार दुश्वारियां आ रही हैं, कोशिश पूरी जारी है, एक बड़ा कदम हो सकता है। देखिए, शकील साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अभी हमको उसको बहुत संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। हमें उस आदमी को कम से कम मौका देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्या उसकी सोच है। और मैं समझता हूं कि वो जो आज बोला है शाह फैसल, जो उनकी सोच है बहुत अच्छी है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का भी मसले की बात करी है, उन्होंने पूरे कश्मीर की बात करी है। उनके साथ साथ जो एक शेर अर्ज करूंगा मैं इस पे, देखिए जो बहुत मुश्किल काम इन्होंने चुना है कि जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो सफर अख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, और तूफानों में चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो ये एक इन्होंने बहुत मुश्किल रास्ता चुना है, एक बहुत बड़ा सपना है। अगर अच्छी नीयत से एक आदमी किसी इस फील्ड में आ रहा है तो हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि वो क्या करता है, वहां के युवाओं को कैसे जोड़ता है, और इवन गवर्नमेंट्स का एटीट्यूड, जो उनका बिहेवियर है, किस तरह चेंज करता है। मैंने कल भी ये बात कही थी कि आप अगर बच्चा है, उसका अगर थप्पड़ से काम चल जाता है तो आप डंडे मारने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जब तक ये सिविलियन डेथ जो होती है वहां पर फायरिंग में, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए। एक जख्म भरता नहीं है कि दूसरा जख्म लग जाता है। इस चीजों को बहुत जरूरी है इसका इस्तेमाल पे वो करना।
और कंट्रोल करना। आर्मी के पास देखिए, मैं आपको पहले बता रहा था कि आर्मी जब आईएएस ड्यूटी में होती है तब तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की कमांड में काम करती है, बट एएफएसपीए में उसके बाद एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। होता क्या है कि उसके बाद एसएलआर होती है, जवान पे उस पर पत्थर आता है, वो सीधे गोली मार देता है, जबकि पथराव की सजा किसी कानून में सजाए मौत नहीं है, माफ कीजिएगा। पुलिस में क्या है, उनके पास डंडा भी है, पुलिस के पास पैलेट गन भी है, पुलिस के पास एंटी राइट गन भी है, पुलिस के पास रबर बुलेट भी है, उसके बाद लीथल यूज करने को कहा जाता है। तो अगर ऐसे मामलों में जहां आप आतंकवादी को जरूर पकड़िए, चूंकि पाकिस्तान का तो ये इंटरेस्ट है, वो तो हमेशा इनकरेज करता रहेगा कि कश्मीर में कुछ ना कुछ होता रहे, मगर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अवाम को अपने से दूर ना करें। सिर्फ कश्मीरी जमीन ही हमारी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अवाम को जो हुकूमतें हैं इस दौरान वो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ा चुकी हैं, हुकूमत दूर हो रही है? हुकूमत की नीयत बहुत अच्छी है, मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये एहतियात की बात कर रहा हूं कि हम उसी आर्मी के साथ एक यूनिट पुलिस का पैलेट गन का रबर बुलेट का रख सकते हैं कि इन केस अगर पथराव होता है तो रबर बुलेट चलवा दो, जान लेने की क्या जरूरत है। आप देखिए 7 साल 10 साल और 11 साल के बच्चे मारे जाते हैं उसमें, वो तो बिल्कुल बेगुनाह है ना। तो उन सब चीजों के साथ साथ पब्लिक को हमें साथ लेना है। स्पेशल आइडेंटिटी पर अटैक हुकूमतें करती रही हैं, मौजूदा सरकार पर सीधा हमला किया। शाह फैसल ने पहले भी उन्होंने लिखा अपने ट्वीट्स में, और आज भी वो कह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं, अब इनकी इस इशारे को हम किस तरफ देखें, ये तो अपने आप में ही जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर हमें लगता है कि कहीं वो कहीं ना कहीं अलहदगी पसंदों के साथ हैं, कभी कुछ लगता है कि वहां की कुछ रीजनल पार्टियों के साथ हैं, उनके भी मौकिफ इसको लेकर के कुछ जुदा जुदा है, तो कैसे देखें इसको? नहीं, देखिए, जैसा अभी सभी का विचार विमर्श है, सभी की राय आ रही है, बिल्कुल सही है कि अभी उन्होंने आज भी, अभी कहा जाए तो ठीक से कदम रखा भी नहीं है। तो हम सभी को, पूरे भारतवासियों को एक स्वागत भी करना चाहिए और थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार भी करना चाहिए। जैसा अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके पहले भी उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, जिसमें 1 या 2 बातें अगर देखा जाए जिस पर विवाद हुआ है। एक तो जो उन्होंने अगर ये कहा है कि 20 करोड़ मुस्लिम को 2M दर्जे का बना रखा है, तो आप वैसे देखेंगे निश्चित रूप से ये बनाने की कोशिश है, ये कहा। हाँ, अगर ये कहते हैं, देखिए दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं था इसलिए मैंने आप ही लोगों से पूछा। अगर वो कहते हैं 2M दर्जे के बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये अलग है, अगर वो कहते हैं बना के रखा है तो नहीं, ये बना के रखा नहीं, बनाने की है ना। तो हाशिए पर रखा जी, तो देखिए एक चीज समझिए, हम आप कश्मीर में नहीं रहते हैं, कश्मीर को अपना मानते हैं, लेकिन कश्मीर की रोज इतनी घटनाएं पिछले 60 सालों 70 सालों से हम लोग रोज सुनते हैं, देखते हैं टीवी में, तो हम लोग का दिल जो है दहल जाता है, दर्द से कराहता है। तो जो व्यक्ति वहीं पैदा हुआ, वहीं पला, वहीं बड़ा, और यहां तक कि उसके घर में गोली चली, उसके बाप को गोली लगी, तो उसने जो जीवन जिया है, उसने जो दर्द को महसूस किया है, तो निश्चित है उन समस्याओं से वो जितना वो जुड़ा हुआ है, जितना वो समझ सकता है, हम आप स्टूडियो में बैठ के या देश के किसी कोने से बैठ के शायद केवल बयानबाजी कर सकते हो, दर्द नहीं महसूस करते। तो मैं नहीं समझता कि अगर वो उसने उस जीवन को जिया है, वहां आज भी जिया, और इस विशेष परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में रहते हुए पूरे भारतवर्ष के लिए एक चैलेंजिंग होता है कि आईएएस में सिलेक्ट होना। लाखों लाख लड़के बैठते हैं तो 500-600 फाइनली सिलेक्ट होते हैं, उसमें भी वो टॉप करता है। तो वो अपनी भावनाओं को अगर व्यक्त करना चाह रहा है तो या तो वो बहुत मशहूर, अगर आप आज ही की डेट में मान लें कि बिल्कुल पके पकाए राजनीतिक की तरह आए हैं कि आज भी उनसे कोई एक शब्द गलत ना निकले, तो या तो वो इस तरह कहें, इस तरह बयानबाजी शुरू कर दिए, या फिर उनको ये मान चलना पड़ेगा कि अभी राजनीति का जरा भी अनुभव नहीं है, कब वो दिल की बात कब कहां क्या बोल दें, तो उसका फिर मायने निकालना अभी दोनों पहलुओं में राजनीतिक पार्टियां निकालेंगी। हमको आपको तो सिर्फ इतना सा देखना है कि अगर कोई व्यक्ति, इतना टैलेंटेड व्यक्ति, मैं तो उस आदमी को टैलेंटेड ही कहूंगा क्योंकि मैं भी सिविल सर्विस दिया हूं और कैसे होता है मैं जानता हूं, तो अगर वो इतना टैलेंटेड है, उस पर से उसने 9 साल 10 साल का एक तजुर्बा ले लिया इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के, और आज अगर उसके दिल में कुछ करने की तमन्ना है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो कश्मीरी अवाम की बात करते हैं, हम आप जहां जुड़ते हैं वहीं से तो आदमी जुड़ता है, उन्हीं समुदाय के बीच की बात करता है। अगर उसने वो समस्याएं देखी हैं तो मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि इसको पॉजिटिविटी के साथ देखता हूं। अगर वो वहां के युवा जो भटक रहे हैं, जो दिशा, जैसा मैंने कहा था ना कि जमीन खाली है, जैसा अरविंद केजरीवाल ने फायदा किया, यूज किया, जैसा भी मनीष भाई भी कह रहे थे कि देखिए वहां पर चूंकि युवा जो है दिग्भ्रमित है, तो शायद ये उन्होंने दिमाग लगाया हो इस दिग्भ्रमित युवाओं को हम उनसे बात करें, उनको एक सही डायरेक्शन में ले आके कहीं ना कहीं उनका कल्याण करें, और उन्हीं के कल्याण होने से देश का कल्याण होगा, कश्मीर का कल्याण होगा। तो अगर वो ऐसा करते हैं जैसा हम लोग अभी उम्मीद करें, मैंने बार बार कहा ना, उनसे शायद देशद्रोहिता की या वो तो कोई उम्मीद ना की जाए, चूंकि उनके साथ खुद
मौजूद ऐसी घटनाएं, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या है ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन मनीष जी, ये भी लगता है, ये खदशा भी लगता है कि कहीं वो किसी बाहरी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो जाए। देखिए, जैसे कि दूसरे कश्मीरी नौजवान होते रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये सर्विस में रहे और अब सियासत में आना चाहते हैं, लेकिन कई बार सियासत भी बाहरी प्रोपेगेंडे से भी वहां पर चलती है, सेट होती है, तो कहीं उसका शिकार ना हो जाए। देखिए, उन्होंने इस बात का फुल प्रूफ इंतजाम पहले कर लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले ही कहा कि असहिष्णुता और नफरत की राजनीति से परेशान होकर वो राजनीति में आए हैं। उन्होंने अपना मैंडेट क्लियर कर दिया, भटकते हुए युवाओं को बता दिया कि होप मेरी तरफ है, मेरी तरफ आओ, और मैं कश्मीर की बात करूंगा। देखिए, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वार्तालाप में उन्होंने कश्मीर और हिंदुस्तान का जिक्र किया, मानो कश्मीर हिंदुस्तान का है ही नहीं। उन्होंने, जगह हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश और शेष भारत, तो वो भारत कह के, भारत का हिस्सा ना कह के ऐसे जताना चाह रहे थे मानो, और ये वो हैं जो आईएएस टॉपर हैं, ये कश्मीर और ये हिंदुस्तान को ऐसा करना चाहिए मानो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ना हो कि कोई यही तो प्रॉब्लम है, बाहरी प्रोपेगेंडा के शिकार वहां के लोग। इसका मतलब क्या है कि वो युवाओं को कह रहे हैं, इसी तरह की बातें कह रहे हैं। यस, तो वो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर की आइडेंटिटी पर कपटपूर्ण हमले, यानी आज तक, अभी तक मेरी जानकारी में कोई हमला किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी इवन हिंदूवादी संगठन ने भी नहीं उठाया, और इनको ऐसा महसूस हो गया एडवांस में कि कश्मीर की पहचान पर कपटपूर्ण हमला हो गया। मैं तो कहता हूं कश्मीर इस समय ग्लोरीफाइड है। 370 को लेकर के वो उनके खदशात थे, तो मैं वही कह रहा हूं ना, उन्होंने पहले ही लोगों को कनेक्ट कर दिया। और दूसरी बात, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक बात और कही, यही बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती रहती है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यही कहते रहते हैं, महबूबा मुफ्ती भी यही कहती हैं जब भाजपा के साथ नहीं होती हैं। हाँ, तो वो जनता से पूछने का वो नाटक कर रहे हैं कि हम जनता से पूछने जाएंगे, फिर जो मन में पहले से तय है वो फैसला ले लेंगे। तो ये उनका आइडिया है, और मैदान उन्होंने देख लिया है कि युवाओं को पकड़ के कनेक्ट करना है और केजरीवाल और इमरान खान की तरह पीएम और सीएम बनना है। उन्होंने इरादे अपने क्लियर भी किए। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं एमएलए और एमपी के लिए एलिजिबल हूं, यानी रास्ते उन्होंने बिल्कुल ओपन कर दिए कि आज एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा, जीतूंगा, फिर कल एमपी का लड़ूंगा और दिल्ली में बैठूंगा। तो उनके इरादे बिल्कुल साफ हैं। उन्होंने साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को भी सही से हल नहीं किया गया, यानी लाखों कश्मीरियों की हत्या और बलात्कार को उन्होंने एक सिंपल सी लाइन में टाल दिया। कश्मीरियों के मुद्दे को सही से हल नहीं किया गया, उस पर उन्होंने कोई भी हार्ड लाइन बात नहीं की। जबकि जब एक बंदा इतना पढ़ा लिखा होता है, मेडिकल भी पढ़ ले और आईएएस यानी सारे सब्जेक्ट पढ़ के पूरे देश विश्व की राजनीति को समझ चुका होता है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब पढ़ लेता है, उसके बावजूद वो अगर इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में घुमाव है, कहीं ना कहीं वो सच और हृदय की बात। बाकी लोग कह रहे हैं मनीष जी कि इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अरे अभी तो क्यों ना सीरियसली ले? ताजा है, नहीं, क्यों ना सीरियसली ले? वो कोई सामान्य युवा नहीं है, वो देश के सबसे बड़ी संस्थान से पास आउट टॉपर हैं और विदेश जाके भी पढ़ के आए हैं, एक बड़ा कोर्स करके आए हैं। हम उनको अगर सीरियसली ना लें तो ये हमारी गलती होगी। हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड है, मैच्योर है और जिसकी समझ पर शंका हो ही नहीं सकती। जिसकी समझ पर, देखिए, जो आदमी इतना बड़ा क्वालिफिकेशन लेके जॉब का इंतजार कर रहा हो और एकदम से फैसला लेता है, इसका मतलब क्या है? वो सब तैयारी करके एक एक वाक्यांश को, उसके पीछे होने वाले पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट को समझकर अगर नहीं करता है तो ऐसी क्वालिफिकेशन लेना ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन चला रहा होगा उनको? कौन, अगर आप कह रहे हैं कि अभी वो किसी के, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि किसी के प्रोपेगेंडे का कहीं ना कहीं वो माध्यम बन रहे हैं, जरिया बन रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं अपनी कोई नई पार्टी नहीं बनाने वाला, यानी किसी न किसी के साथ जाऊंगा। अब जो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो महबूबा या उमर अब्दुल्ला की एक पार्टी में जाएं, या किसी छोटे दल के मुखिया बनकर बने बनाए प्लेटफॉर्म पे चल निकलें। जो चूंकि इसलिए उन्होंने हुर्रियत को भी साध के रखा, हुर्रियत भी उनके खिलाफ ना हो। उमर अब्दुल्ला को उन्होंने हीरो कह दिया ताकि वो भी सेट रहें, लेकिन आने वाले टाइम में पत्ते खोलेंगे। तो ये कहना मेरे विचार में अभी तो मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है कि ये भी अन्य रूढ़िवादी व्यक्तियों की तरह सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर फोकस करेंगे, देश हित की बात करेंगे, मुझे इसमें संदेह है। बहुत अहम बात आपने रखी। मैं यहीं से इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहूंगा। डॉक्टर गुलेश साहब, जो बात मनीष जी ने कही है कि हिंदुस्तान और कश्मीर
दोनों को अलग अलग तरह से, जैसा कि वो कश्मीर के पॉलिटिशियन करते भी हैं, जब वो हुकूमत में होते तब भर नहीं करते हैं, जब वो वहां की सियासत करते हैं तो इसी तरह की बात करते हैं। तो कुछ नया तो फिर नहीं कर रहे हैं शाह फैसल साहब? नहीं, मैं इसके आगे एक बात और जोड़ूंगा। कश्मीर के जो राजनीतिक हैं उनकी एक विशेषता और भी है कि जब वे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं तो अपने आप को वो प्रो पाकिस्तानी शो करते हैं, जब वे जम्मू में होते हैं तो अपने आप को कम्युनिस्ट टाइप का शो करते हैं, और जब दिल्ली में होते हैं तो अपने आप को राष्ट्रवादी शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही चीजें इनमें भी दिख रही हैं। दूसरी एक बात और जो संशय पैदा करती है कि जब ये अमेरिका में थे, पढ़ने गए थे हार्वर्ड में, तभी इन्होंने कुछ ट्वीट किए थे, याद होगा आपको, जिससे काफी हल्ला मचा था। वहां से आने के पश्चात ही इन्होंने नौकरी छोड़कर और राजनीति में आने का प्लान किया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है, किसी का तो प्रोत्साहन है, किसी का तो समर्थन है। और जो दिखता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से मेरे पूर्व वाले पैनलिस्ट ने भी कहा कि स्वयं की पार्टी नहीं बनाएंगे, तो ये उमर अब्दुल्ला के लिए ही इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ उमर अब्दुल्ला। ये इनकी कुछ साठगांठ है और इनको जो फंडिंग ठीक है, उसमें क्या बुराई ये है कि इनकी साठगांठ नहीं, बेचारे को और कोई नहीं अफसोस है। सवाल पैदा ये होता है कि कोई पार्टी में, मैंने तो आपको सबसे पहले डिबेट की शुरू में बताया कि ब्यूरोक्रेट का एक लंबी फेहरिस्त है जो हर पार्टियों से जुटकर राजनीति करते हैं। किसी भी सियासत करने का हक सबको है, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी विचारधारा के साथ ये सोच रहे हैं कि इन्हीं के साथ, इनकी पार्टी के साथ ही इस देश के सारे लोगों को राजनीति करने का अधिकार है। चूंकि इनके दिमाग में जो है ना मेंटेलिटी जो है ना हिटलरिज्म की भरी है, ये पार्टी को वही यही दर्शा रहा है। अरे अगर किसी पार्टी के साथ वो शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ी ना, ये तो बता रहे हैं ना, अपनी भावनाएं जो व्यक्त कर रहे हैं, भावनाएं क्या है? मोदी जी ने कब क्या भावनाएं व्यक्त की थी चुनाव के पहले? एक आपके मोदी जी ने क्या व्यक्त की थी चुनाव के पहले? जरा बता दीजिए सारे अपने एजेंडे। 375 क्या हटाएंगे, कश्मीर के इशू को उन्होंने किया था और हर कश्मीरी 375 के खिलाफ करता है। तो इसलिए बात छोड़ दीजिए, एक नहीं मुसलमानों को आरक्षण नहीं, 10% के आरक्षण की अपनी बात कीजिए ना, मुसलमान की बात मत कीजिए। मैं एक बात चुनाव से पहले याद आया आरक्षण देने का। चलिए शाह फैसल पे आ जाते हैं फिर से। हम अपनी बात से भटक ना जाए। नहीं, ठीक है, नहीं मेरा सवाल ये था जी, शकील साहब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप नहीं चाहते कि पारदर्शिता होनी चाहिए राजनीति में? पारदर्शिता आपकी पार्टी में चला जाए तो पारदर्शिता है। अरे आरएसएस से तो लाए थे अरविंद केजरीवाल को, पार्टी बना के आपको खा गया। लाए तो था आरएसएस से, पूरा आरएसएस आंदोलन था, स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस आंदोलन था दिल्ली का, टोटल आरएसएस आंदोलन था, उसके प्रोडक्ट थे, आपसे बन नहीं पाई। अरे भाई वो बात नहीं है, अभी तक आप दोनों को अरविंद केजरीवाल के घाव बहुत हरे हैं और आपको लगता है कि कोई भी मुतबादिल खड़ा होगा कहीं भी तो वो आप दोनों को सबसे पहले जो है हिट करेगा। इसलिए आप दोनों ही सियासी जमातें हमेशा डरती है, आप दोनों सियासी जमातें हमेशा डरती है, किसी भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उसको नहीं कहा। नहीं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, आपको इस देश का हर आदमी जो आपकी भाषा नहीं बोलता है उसको आप क्वेश्चन मार्क में लाके खड़ा कर देते हैं। मैंने इसीलिए कहा था ये डिबेट का इशू नहीं था, डिबेट इसलिए कि कश्मीर का एक, मैं अब आपको नहीं शकील साहब, और आप अगर मुफ्ती के साथ आप जाते हैं, आपको तो मोरल राइट नहीं है कुछ बोलने का। कोई व्यक्ति आया है, करने दीजिए राजनीति। आपको क्यों दिल में दुख हो रहा है? आपको दुख क्यों हो रहा है दिल में? एक सर के बदले 10 सर अभी तक नहीं आए हैं इस मुल्क के अंदर। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली है, 15 लाख रुपए किसी के जेब में नहीं गए हैं। अब आप घबराहट में हैं, आप इस घबराहट में क्यों हैं? जो बात नहीं मरे हैं, आपकी गलत रिकॉर्ड नहीं है आप भारत सरकार का। आप आतंकवादी कह रहे हैं गोली चला के, जो भी हमारे पहले बोल चुके हैं लोग, जफर साहब भी बोल चुके हैं। मैं नहीं ये बात कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आतंकवादी और शहरियों के साथ 2 तरह का सलूक होगा। आतंकवादियों को आतंकवादियों की तरह, शहरियों को शहरियों की तरह। आप अपने शहरियों को आतंकवादी बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किस तरह से घटना कर रहे हैं यूपी में? आपने क्या कर रखा है यूपी में? आप
पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी बात नहीं बोले, आपकी भाषा नहीं बोले, वो राष्ट्र विरोधी है। अरे राष्ट्र विरोधी आपसे ज्यादा कोई नहीं है। आज राष्ट्र को खतरा आपसे ज्यादा किसी को नहीं है। ठीक है। मैं फिर तनवीर जफर अली साहब के पास आना चाहूंगा। आप रिटायर्ड IAS हैं। हम इस चर्चा को सियासी बातें, तो जब सियासी जमातें आमने सामने होंगी तो फिर सियासी बातें होंगी, लेकिन मैं फिर सर आपके पास आना चाहता हूं। बहुत सारी बातें अभी भी आपने सुनी कि खास तौर से सीरियसली नहीं लेना चाहिए, फिर ये बात निकल कर आई कि बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वो एक रोल मॉडल है और वो जो बात कह रहे हैं वो दूर तक दूरगामी असर करती है। अब आप बताइए कि क्या इतनी जल्दी आपको कामयाबी उनको मिलती दिखती है? क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत पढ़े लिखे हैं, चीजों को समझते हैं, उनका दिमाग बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर चल रहा होगा। आप खुद एक बड़े ओहदे पर रहे हैं तो आप भी समझते हैं कि कई बार चीजें किस तरह से मैनेज की जाती हैं, तो शायद मैनेज कर पाए। देखिए, मैं सियासी तो लोगों से मेरा बहुत ताल्लुक रहा है, सियासत में नहीं रहा हूं, लेकिन करीब से देखा जरूर होगा आपने जी। और हमेशा ये कहता आया था एक शेर कि उनका काम वो अहले सियासत जाने, हमारा तो पैगाम है। अब मैं लौट के फिर आ रहा हूं शाह फैसल के वाले मामले में। जो उसने किया है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा रिस्क है जो उसने लिया है। यहाँ जितने बैठे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, औरों का मैं नहीं जानता, मैं उसकी जगह होता तो मैं इस्तीफा नहीं देता। इतने दम होना चाहिए 10 साल की नौकरी में IAS इस्तीफा देने की। नौकरियों में होती है प्रॉब्लम, मेरे साथ भी हुई है। मैं 9 महीने छुट्टी पे रहा हूं, उसके बाद फिर हो गया संकट आता है, मतलब मुसीबत आती है, लेकिन आदमी उसको ओवरकम करता है। लेकिन इस आदमी ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है, अगर मैं समझता हूं नेक नियति से लिया है तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर जो अभी बात हो रही थी वहां के यूथ को जोड़ने की, तो वाकई उस यूथ को अगर वो एक अच्छी तरह से एक अच्छा डायरेक्शन देके, नेशनलिस्ट डायरेक्शन देके मोटिवेट करे तो कुछ और रिजल्ट हो सकते हैं कश्मीर में, कुछ और रिजल्ट हो सकते हैं। अनिल जी इतना से बता दीजिए, मेरे पास 1.5 मिनट है, मैं फिर मनीष जी से भी 2 मिनट मतलब थोड़ी सी बात कर लूंगा, आपसे भी थोड़ी सी, कि अभी 20-22 साल की जॉब और थी तो क्या ही बेहतर, 25 साल करीब और थी, तो क्या ही बेहतर होता कि कुछ और वक्त जॉब में लगाया जाता और लोगों को समझा जाता, लोगों की मुश्किलों को और करीब से देखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। यही टाइम सही है, कुछ चीजें वक्त पे ही ली जाए तो सही। देखिए, इसमें सबका अपना अपना नजरिया और अपना अनुभव है और वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन नौकरी में रहते हुए, मैं कह रहा हूँ, नौकरी में रहते हुए कहा जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल व्यवहारिकता में देखा जाता है, बताइए कौन अधिकारी जनता से जुड़ा होता है? मैं बहुत खुले रूप में पूछ रहा हूँ। अधिकारी अपने कमरे में बैठा होता है, अगर बड़ा अधिकारी जिस लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं, वो कभी महीने 2 महीने में एक बार अगर दौड़े पे निकलता है तो जहाँ पहुंचता है उसके पहले वहां जनता की सीधी प्रॉब्लम भी तो अधिकारी नहीं कर सकता है सर, इतना पावर तो उसको होता नहीं, पॉलिसी नहीं है, सरकार का ऑर्डर नहीं है तो क्या कर सकता है? मैं आपको बताऊं कि मैं ये नहीं कहता, ठीक है अधिकारी तो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर भी एक घंटी लटकती रहती है, वो है हमारी यही पॉलिटिक्स, नेता, राजनीति। अगर वो, मैंने पहले भी कहा था ना, अच्छी से अच्छी नीति बना दे, अच्छे से अच्छी योजना ला दे, अगर ऊपर से हरी झंडी, ऊपर मतलब शासन से, मींस मंत्री हो या जो सरकार है, वहां से झंडी नहीं मिलती तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो सारी सियासत या जो एक कार्य प्रणाली है वो अगर देखा जाए तो सीधे इंगित होती है राजनीतिक पार्टियों से, तो वो तो अपना एक अलग मुद्दा है। ठीक है, यंग एज में आए हैं, वो आदमी कुछ सोच के आया होगा, अपना आया होगा। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अभी उनकी कही गई बातों को पॉजिटिवली लिया जाए। मैं नहीं समझता कि किसी चीज में निगेटिविटी ढूंढे, तो वो तो हर जगह आपको मिल बहुत जाएगी। कम लफ्जों में फाइनल कमेंट मैं खत्म करूंगा जी। देखिए, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक समय पे आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं। जब IAS की बंदा पढ़ाई करता है तो हिस्ट्री, इंटरनेशनल सब्जेक्ट, इन सब की डिटेल्ड स्टडी कर चुका हो, तब जब मन में पॉलिटिक्स का इंजेक्शन आता है तो वो इस एरिया को और एक्सपांड करता है। और सोशल मीडिया, इंटरनेट का बोलबाला है, तो पूरी जानकारी आवाम की, जनता की सब ले चुका है। तो मेरे ख्याल से उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिल्कुल उचित समय पे है और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे पास बिल्कुल अब वक्त खत्म होता है, बहुत अच्छी बात हुई इस पर। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ रख दिया, लेकिन कौन सी सियासी जमात में जाएंगे ये नहीं बताया है। देखते हैं आगे उनका क्या रास्ता होता है और किस तरह से वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।